क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? हाल चाल बढ़िया है। चलिए क्लास को अभी स्टार्ट कर देते हैं और कॉपी की तरफ मत देखना, बिना कॉपी की तरफ देखे बात कर लेते हैं। कल प्रायोजना विधि को पढ़ा था आप लोगों ने और प्रायोजना विधि के सोपान भी आप लोगों ने पढ़े थे। तो आपको मालूम है कि इसके सोपान कौन कौन से थे? पहला सोपान कौन सा था? पहला था परिस्थितियों का निर्माण करना। दूसरा कौन सा था? प्रायोजना का चयन करना। तीसरा कौन सा था? योजना का निर्माण करना। चौथा कौन सा था? क्रियान्वयन करना। और पांचवा मूल्यांकन। और छठा वेरी गुड। फिर आपको याद था कि मैंने जब प्रायोजना विधि के बारे में बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि भाई इसकी कुछ डेफिनेशन होती है और डेफिनेशन में मैंने 4 डेफिनेशन लिखवाई थी, 4 शब्द भी मैंने बताए थे। आपको मालूम है एक व्यक्ति था जिसने कहा था, एक शब्द यूज किया था समस्यात्मक। एक शब्द था समस्यात्मक, किसने यूज किया था? स्टीवेंसन ने किया था। एक और शब्द था जिसमें था कार्य की इकाई, पार्कर का शब्द था ये। एक और शब्द था जिसमें कहा था जीवन का छोटा अंश। और एक और था जिसमें कहा था सउद्देश्यपूर्ण कार्य। अरे वाह, वेरी गुड। फिर आपको याद होगा मैंने ये भी कहा था आपसे कि प्रायोजना का संबंध एक दार्शनिक विचारधारा से है और वो दार्शनिक विचारधारा कौन सी थी? अरे भाई क्लास में आवाज आ रही है, पहले तो क्लास से आवाज नहीं करते हैं और फिर आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ना, फिर आप बातें करेंगे तो मजा नहीं आएगा। आपकी भी लास्ट क्लास मेरे साथ होती है, मेरी भी आपसे लास्ट क्लास होती है, तो क्लास के बाद में खूब सारी बातें करेंगे, यहीं रुकेंगे, पतासी वगैरह खाएंगे खड़े होकर तो वहां बातें कर लेंगे। अभी फिलहाल तो पढ़ाई वाला काम कर लेते हैं, अभी करें या नहीं करें? चलिए, तो इस विधि का एक दादाजी भी थे, कौन थे वो? जॉन डीवी। और इसकी एक मां भी थी जिसका नाम था प्रयोजनवाद, और इसके पिताजी भी थे जिनका नाम था किलपैट्रिक था। ये बातें आप लोगों ने कल कर ली थी। इससे आगे जो बात करनी, अब कल लिखा थोड़ी था हम लोगों ने, सोपान नहीं लिखे थे। चलिए एक बार इसके जो सोपान है उनको हम लिखेंगे। प्रायोजना विधि के सोपान करके आप हेडिंग बनाएंगे। प्रायोजना के सोपान। और इसमें सबसे पहला जो नाम है वो हम लिखेंगे वातावरण या परिस्थितियों का निर्माण करना। ये पहला है, ये वातावरण या परिस्थितियों का निर्माण करना। भाई देखो आवाज मुझे नहीं पता क्यों आ रही है ये, लेकिन ठीक बात नहीं है। वातावरण या फिर परिस्थितियों का निर्माण करना, ये आपका पहला स्टेप हो गया है। दूसरा स्टेप आप लोगों ने बताया प्रायोजना का चयन करना। प्रायोजना का चयन करना। नेक्स्ट रहेगा योजना का निर्माण करना। योजना का निर्माण करना। अगला जवाब रहेगा क्रियान्वयन करना। फिर रहेगा मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना। और लास्ट में रहेगा कार्य का लेखा जोखा रखना। कार्य का लेखा जोखा रखना। ये देखिए इसके स्टेप हुए हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले वातावरण या परिस्थितियों का निर्माण करना, फिर आपने सेकंड कहा है प्रायोजना का चयन करना, थर्ड रहेगा योजना बनाना,
फोर्थ रहेगा क्रियान्वयन करना, फिफ्थ रहेगा मूल्यांकन करना, और लास्ट हो जाएगा कार्य का लेखा जोखा रखना। 6 स्टेप होते हैं, ये बताए गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इनका सीक्वेंस पूछ सकता है, क्रम पूछ सकता है, क्रम इनका यही रहेगा, चेंज नहीं कर सकते आप लोग। ऐसा नहीं कह सकते कि प्रायोजना का चयन पहले आएगा, योजना बनाना बाद में आएगा। जी नहीं, एग्जैक्टली यही सीक्वेंस है और आपको क्रम भी आपको यही रखना है, ये आपको जवाब देना है। अब आपने कहा कि सर ठीक है, ये तो हमें मालूम है, इसके बाद में हमें क्या पढ़ना ज़रूरी है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रायोजना के बारे में यदि सोपान पूछ लिए और वो आपको याद है, उसके बाद में दूसरा एक प्रश्न बनता है, कई दफ़ा परीक्षा में आया है, और वो ये रहता है कि भाई ये जो प्रायोजना विधि है इसके प्रकार कितने होते हैं। और जब प्रकार के बारे में आप बात करोगे तो साहब कहते हैं कि 3 भी बताते हैं लोग बाग, 4 भी बताते हैं। अब हम किसे सही माने, 4 को सही माने या फिर 3 को सही माने। तो याद रखना, जब भी पूछा जाएगा कि प्रायोजना के कितने प्रकार होते हैं, तब तो आपको ध्यान रखना है किलपैट्रिक का जवाब देना है कि किलपैट्रिक ने कितने बताए हैं। लेकिन यदि किलपैट्रिक का नाम नहीं आएगा और कुछ और नाम पूछे आपसे, तब आपका जवाब रहेगा 3 प्रकार। इसका मतलब है प्रकार तो 4 भी होते हैं और प्रकार 3 भी होते हैं, बस फर्क ये है 4 अलग व्यक्ति ने बताए हैं और 3 अलग व्यक्ति ने बताए हैं। अब वो 4 बताने वाला कौन है और 3 बताने वाला कौन है? तो 4 बताए थे खुद किलपैट्रिक के द्वारा और 3 बताए थे थॉमस रिस्क के द्वारा। तो यदि पूछेगा कि किलपैट्रिक के अनुसार प्रायोजना के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका जवाब रहेगा 4 प्रकार रहेगा। और यदि पूछा जाएगा थॉमस रिस्क के अनुसार प्रायोजना के कितने प्रकार होते हैं, तब जवाब रहेगा 3। 4 किलपैट्रिक के, 3 थॉमस रिस्क के। ये 7 प्रकार अपने को याद होने चाहिए। क्लास में मैं भी याद करवाऊंगा आप लोगों को, क्लास के बाद में आप याद रख लेना। बात ठीक है, गलत बात है भाई? क्लास में मैं याद करवा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। तो आपने जवाब दिया कि सर बताइए क्या रहेगा। तो हमने अगला नाम लिखा है भाई, ये जो प्रायोजना है इसके प्रकार कितने होते हैं। तो जब पूछेंगे प्रायोजना के प्रकार, तो पहली ही लाइन में हमें लिखना है कि किलपैट्रिक के अनुसार प्रायोजना के 4 प्रकार होते हैं। ये हमें सबसे पहले लिखना है। तो आप भी मेरे साथ लिखेंगे प्रायोजना के किलपैट्रिक के अनुसार, प्रायोजना के किलपैट्रिक के अनुसार निम्न 4 प्रकार होते हैं। निम्न 4 प्रकार होते हैं। अब चारों के नाम हमें देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो नाम दिया इसने, ये नाम रहेगा आपका रसास्वादनात्मक। ये पहली हो गया है रसास्वादनात्मक। अभी जो रसास्वादनात्मक है, इसको कई अन्य नाम भी आप दे देते हो। जैसे इसको नाम दे सकते हो आप सुखानुभूति वाली प्रायोजना। अब सुखानुभूति वाली प्रायोजना का मतलब है कि वो प्रायोजना जिनको करने से बच्चे को आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हमने नाम दिया है रसास्वादनात्मक। और यह जवाब दे दीजिएगा कि सुखानुभूति वाली प्रायोजना। आपने जवाब दिया कि सर कोई उदाहरण बता दीजिए एक बार। तो भाई देखिएगा, उदाहरण तो है इसका, हमारी जितनी भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है, उन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को आप किस कैटेगरी में रखते हो? तो आपने जवाब दिया है रसास्वादनात्मक के अंतर्गत। हो सकता है आपने यहाँ पर नृत्य वगैरह को रख दिया है, हो सकता है आपने नृत्य के अलावा कोई गायन की प्रतियोगिता आपने रखी है। ये सब किस कैटेगरी में आएगी? तो जवाब है रसास्वादनात्मक। और आपको तो अच्छे से मालूम है, जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़कर आए हो, तो वहाँ पर जब भी डांस के प्रोग्राम होते थे, मज़ा आता था नहीं आता था? आता था ना, जोरदार वाला। अच्छा, जोरदार वाला आता था। तो लड़के जब नाचते थे तो मज़ा आता था क्या? नहीं ना, कोई देखता भी नहीं था उसको। ये देखते थे भाई, देखते थे। अच्छा, जब लड़की डांस करती थी फिर उसके बाद में, भाई साहब वाह मेरे मरीजों, वाह भाई वाह।
अच्छा, जब लड़की डांस खत्म करने वाली होती थी तो खत्म होने के बाद में लड़कों की क्या फरमाइश होती थी? क्या बात है ना? वो आए की आवाज आती थी, वंस मोर। लड़कों के डांस को कोई पसंद नहीं करता भाई, है ना? कोई लड़का डांस भी कर रहा है ना तो उसको बेचारे को रास्ते में बुला लेते, बोला आजा, वापिस आजा, बोला, है ना? कई लोग कहते बहुत हो गया, बोला आजा तू यार। लेकिन ऐसा लड़कियों के मामले में नहीं होता है। हाँ जी, क्या कह रहे थे दोस्त? यार क्यों, तो देख यार, इसका तो एक ही मतलब है कि जब खेत ही बाढ़ को खाना स्टार्ट कर दे या बाढ़ ही खेत को खाना स्टार्ट कर दे तो आप समझ सकते हो कि फिर आगे का करियर क्या होगा। तो लड़के के डांस को लड़के ही पसंद नहीं करते मेरे भाई। लड़कियों के डांस को कौन पसंद करता है? लड़कियों तो पसंद करते हैं भाई। तो ये तो फैन फॉलोइंग है अपनी अपनी। बस बस हो गया, हो गया, अभी हो गया, इतना ही काफी है। तो आपने जवाब दिया, पहला रसानुभूति वाली हो गई है। इसके अलावा दूसरी भी प्रायोजना होती है और दूसरी वाली को आपने नाम दिया है और ये होती है आपकी सृजनात्मक प्रायोजना। इसको नाम दिया है सृजनात्मक प्रायोजना। अब इसको सृजनात्मक कहोगे तो भी काम चल जाएगा। इसके लिए दूसरा भी नाम आ सकता है और वो रहेगा रचनात्मक प्रायोजना। ये जो रचनात्मक प्रायोजना है इसमें हम बच्चों को क्या करते हैं, कोई रचना संबंधी कार्य देते हैं। जैसे आपने बच्चों को कोई चित्र बनाने को दे दिया है, पॉसिबल है, चित्र निर्माण आपने दे दिया है। आप चाहो तो बच्चों को कोई प्रोजेक्ट बनाने को दे सकते हो। ये जो आपने निर्माण वाले जो काम दोगे वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो जवाब है आपका सृजनात्मक प्रायोजना के अंतर्गत। जहां पर बच्चे को कोई ना कोई रचना करनी है, कुछ ना कुछ बच्चे को बनाना है, उसको आप लोगों ने नाम दिया है सृजनात्मक प्रायोजना। उसके बाद में अगली जो प्रायोजना है इसको नाम दिया है अभ्यासात्मक, अभ्यासात्मक प्रायोजना। और ये जो अभ्यासात्मक जो प्रायोजना है इसके अंतर्गत हम बच्चों को कोई काम करने को देते हैं जिसमें हो सकता है बच्चे को कोई याद करने वाला काम हो सकता है, कोई स्मरण करने वाला काम हो सकता है। जैसे आप लोगों ने बच्चों से कह दिया कि भाई एक लेसन तुझे याद करके आना है, लेसन अध्याय स्मरण करने को दे दिया है। ये जो प्रायोजना होगी इस तरह की, उन्हें आप किस कैटेगरी में रखोगे? अभ्यासात्मक में रहोगे। टेबल याद करने को दे दिया, पहाड़े याद करने को दे दिए, वो आपकी कहलाती है अभ्यासात्मक प्रायोजना। और जो लास्ट वाली प्रायोजना है इसको नाम दे दिया आपने समस्यात्मक। और समस्यात्मक जो प्रायोजना होगी इसमें आप लोगों ने क्या किया, बच्चों को कोई प्रायोजना दी है जिसमें कोई ना कोई चुनौती हो सकती है और आप क्या उम्मीद करोगे कि बच्चा उस चैलेंज को, बच्चा उस चुनौती को स्वीकार करे और उसका समाधान करना स्टार्ट करे। जैसे आपने बच्चों को एक प्रॉब्लम दी कि सब राजस्थान में मई जून के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ती है, ये कोई कारण आपने दे दिया है। आपने बच्चों को प्रॉब्लम दे दिया कि सब गर्मी में जो पेड़ होते हैं ये सूखना स्टार्ट क्यों हो जाते हैं। इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपने दी, बच्चा उसका समाधान करेगा, वो कौन सी प्रायोजना बनेगी? तो जवाब है समस्यात्मक। तो किलपैट्रिक के द्वारा प्रायोजना के कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए हैं। एक सेकंड के लिए मैं इसको हटा रहा हूं, दोबारा वापस ले आऊंगा ताकि एक बार हम रिवीजन कर ले कि 4 कौन कौन से होती है। पहले का नाम दिया था आप लोगों ने, वो होता है आपकी रसास्वादनात्मक। आप कह सकते हो कि आनंद वाली होती है। दूसरी आनंद वाली, दूसरी जो प्रायोजना है उसको आप लोगों ने नाम दिया है सृजनात्मक कह दीजिएगा, रचनात्मक कह दीजिएगा। थर्ड जो बताई वो कहा है अभ्यासात्मक और लास्ट वाली हो गई है समस्यात्मक। तो किलपैट्रिक के अनुसार प्रायोजना 4 ही प्रकार की है। पहला हो गया रसास्वादनात्मक, दूसरा हो गया है रचनात्मक, तीसरा हो गया है अभ्यासात्मक और चौथा हो गया है समस्यात्मक। अब आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रायोजना के 4 ही प्रकार होते हैं किलपैट्रिक के अनुसार।
चारों के नाम आपके सामने हैं। इनको करने से बच्चे को खुशियां मिलती है। इसमें बच्चे को कोई रचनात्मक कार्य करना होता है, कोई ड्राइंग है, कोई पेंटिंग है, कोई चित्र है, कोई कलाकारी है, वो बच्चे को करनी होगी। अभ्यासात्मक में बच्चे को कोई ऐसा काम देते हो जिसको बच्चा सीखेगा, जिसको बच्चा याद करेगा। उसके बाद में आता है समस्यात्मक। यहाँ पर बच्चों को कोई चुनौतीपूर्ण काम देते हैं और बच्चा क्या करेगा, उस चुनौती को समाधान करने का प्रयास करेगा। उसे हम लोगों ने नाम दिया है समस्यात्मक प्रायोजना। फिर हम बात करेंगे थॉमस रिस्क के अनुसार कि भाई उसने कितने भागों में बांटा है, लेकिन पहले आप एक बार लिखेंगे, फिर हम उसके 3 प्रकारों के बारे में बात करेंगे। शायद लिख लिया आप लोगों ने? नहीं, मैं शायद बोला था मैंने। शायद में दोनों ही चांस होते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे जो नाम रहेगा वो रहेगा थॉमस रिस्क के अनुसार प्रायोजना के प्रकार। थॉमस रिस्क ने कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए थे। चालाक व्यक्ति था नंबर 1। नंबर 1 नकलची व्यक्ति था। चालाक इसलिए क्योंकि इन्हीं नामों को बदलकर बता दिया उसने। रिपीट कर रहा हूं, इन्हीं नामों के नाम बदलकर उसने अपने 3 प्रकार बता दिए। इसलिए मैं चालाक भी कहता हूं और नकलची व्यक्ति भी कहता हूं। तो आप कहोगे सर ऐसा क्या किया था उसने? आप खुद देख लेना कि कितना बड़ा चालाक व्यक्ति है। अगला प्रकार है आपका थॉमस रिस्क का प्रकार। और जब पूछेंगे थॉमस रिस्क का, तो इसने भी 3 प्रकार आपको बताए। कौन कौन से जरा देखते हैं। कहते साहब रिस्क ने प्रायोजना के निम्न 3 प्रकार बताए हैं। प्रायोजना के निम्न 3 प्रकार बताए। निम्न 3 प्रकार बताए हैं। अब ये तीनों प्रकारों के नाम जब आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई चालाकी तो की है इसने। 3 प्रकार में सबसे पहली जो प्रायोजना है उसे नाम दिया इसने, और ये नाम दिया, कहा है साहब सबसे पहले, और ये नाम दे दिया है उत्पादनात्मक प्रायोजना। पहली जो प्रायोजना है उसका नाम दिया है उत्पादनात्मक प्रायोजना। दूसरी जो प्रायोजना है उसका नाम दिया है, और वो हो गया है सीखने संबंधी प्रायोजना। मैं आप ही से पूछूंगा चालाकी की या नहीं की इसने। पहला है उत्पादनात्मक प्रायोजना, दूसरा हो गया है सीखने संबंधी प्रायोजना, और थर्ड हो गया है समस्यात्मक प्रायोजना। अब आप बताइए नकल की या नहीं की? कर दी ना नकल? पहली वाली किसका प्रकार है? ये पहली वाली सृजनात्मक का प्रकार है, क्योंकि उसको सृजनात्मक कहो, उसको रचनात्मक कहो, उसको निर्माणात्मक कहो, चाहे आप उत्पादनात्मक कह दो, बात एक ही है। दूसरी वाली किसकी नकल है? ये अभ्यासात्मक की नकल है ये, क्योंकि अभ्यासात्मक को इसने क्या कह दिया? सीखने संबंधी कह दिया है। कितना चालाक व्यक्ति था कि कोई डाउट नहीं करे इसके ऊपर, इसलिए तीसरे का नाम एज इट इज लिख दिया इसने। कहीं कोई ये नहीं कह दे कि यार इसने तो नामों को बदलकर लिख दिया। इसलिए 3 इसने प्रकार बताए और तीनों आपके सामने है। पहला वो है जिसमें बच्चे को कोई उत्पादन का काम करना होता है, दूसरे में बच्चे को कुछ सीखने का काम दिया जाता है, याद करने का काम दिया जाता है, और तीसरे में बच्चों को कोई चैलेंज वाला काम दिया जाएगा और बच्चा जिसको सुलझाने का प्रयास करेगा। तो थॉमस रिस्क का देखा जाए तो इसके जो प्रकार है
वो प्रकार किसके आधार पर ही दिए हैं? तो जवाब है किलपैट्रिक के आधार पर ही अपने 3 प्रकार इसके द्वारा बताए गए। तो 4 पहले वाले के और 3 दूसरे वाले के, और 4 और 3 कितना हो गया है? 7। पहले वाले का याद है ना, किलपैट्रिक का पहला कौन सा था? रसास्वादनात्मक। दूसरा कौन सा था? सृजनात्मक कह दिया है, रचनात्मक कह दिया है। थर्ड कौन सा था? अभ्यासात्मक। और लास्ट कौन सा हो गया? समस्यात्मक। और यदि इसका पहला पूछेगा तो जवाब कौन सा? उत्पादनात्मक हो गया है। दूसरा सीखने संबंधी, और लास्ट एजिटिस हो गया है समस्यात्मक। तो 4 और 3 7 दोनों के प्रकार हुए। उसके बाद में आपको पढ़ना है कि इसके कुछ सिद्धांत तो होते हैं जिन पर यह विधि आधारित मानी जाती है। अब वो सिद्धांत आपके कौन से है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, और ये बनेगा प्रायोजना विधि के सिद्धांत। और जब आपसे पूछेगा कि भाई प्रायोजना जो विधि है इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो बहुत छोटे छोटे नाम हैं। यदि आपने इस विधि को अब तक पढ़ा है, समझा है, तो उसके सिद्धांतों में गलतियां बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो आपने कहा सर जैसे कि, तो आपको सबसे पहले जवाब दिया है कि ये जो विधि है आपकी, ये कई सिद्धांतों पर आधारित होती है। उसमें पहला सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो इस विधि का पहला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत कौन सा रहेगा? तो आपने सबसे पहला जवाब दे दिया है कि साहब ये तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अब मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर भी आधारित है तो आपको स्पेशली बताना भी पड़ेगा कि साहब कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसके सिद्धांतों पर आधारित है। तो नाम बताना पड़ेगा आपको थॉर्नडाइक। क्या नाम बताना पड़ेगा? भाई थॉर्नडाइक के सिद्धांतों पर आधारित है। और थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है, थॉर्नडाइक के जो नियम है वो कौन से है? तो याद रखिएगा तीनों मुख्य नियम जो उसके हैं उसका अनुकरण इस विधि में किया जाता है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो आपका जवाब रहेगा कि साहब थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों पर आधारित है। थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों पर आधारित है। और जो थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम हैं उनके नाम आप सभी को मालूम है। पहला नाम मैंने लिखा है वो रहेगा तत्परता का नियम। ये आपका पहला जवाब हो गया है। दूसरा जवाब हो गया है अभ्यास का नियम हो गया है। और जो थर्ड जवाब है आपका उसमें जवाब हो गया है प्रभाव का नियम। प्रश्न आ रखा है भाई, ये ध्यान रखना कौन से मनोवैज्ञानिक के नियमों पर आधारित है? थॉर्नडाइक के नियमों पर आधारित है। थॉर्नडाइक के कौन से नियम पर आधारित है? तो भी आपका जवाब रहेगा, तीनों जवाब है तत्परता हो गया है, अभ्यास हो गया है, और फिर जवाब है आपका प्रभाव का नियम। ये आपका जवाब रहेगा। अगला जवाब लिखेंगे और उसमें हमने लिखा है कि सब बालक केंद्रित विधि है। बालक केंद्रित विधि है, ये आपका जवाब है। बालक केंद्रित विधि है। आपके माइंड में आएगा सर बालक केंद्रित क्यों है, ये क्या कारण है इसके पीछे? तो वजह बड़ी सॉलिड आपको बतानी है। बच्चे को मुख्य स्थान दिया गया है इस विधि में, कारण भी है। बच्चा प्रायोजना का चयन खुद कर रहा है, बच्चा योजना भी खुद बना रहा है, बच्चा माहौल भी सेट खुद ही कर रहा है, काम भी खुद कर रहा है, मूल्यांकन भी खुद कर रहा है, और लेखा जोखा भी खुद ही कर रहा है। तो बच्चा इसमें एक्टिव है, इसलिए आपने क्या नाम दिया है? बालक केंद्रित विधि है। और इसी में आपको ध्यान रखना है कि भाई क्यों कहा आपने कि बालक केंद्रित विधि है। तो इसके उदाहरण लिख रहा हूं मैं, और उदाहरण क्या रहेगा? कहते साहब बालक, सबसे पहले बालक स्वतंत्र रहता है, ये इसमें लिखा है। कारण है इसका कि साहब बालक स्वतंत्र रहता है, ये आपने जवाब दिया है। बालक स्वतंत्र रहता है, ये आपका जवाब है। दूसरा जवाब दिया है करके सीखता है, ये दूसरा जवाब हो गया है। करके सीखता है,
ये हमारा दूसरा जवाब हो गया है। पहला जवाब आपने लिखा कि बालक स्वतंत्र रहता है, दूसरा जवाब है कि बालक करके सीखता है, थर्ड जवाब है और उसमें हम लोगों ने लिखा है कि रुचि केंद्रित है, मतलब बच्चे की रुचि को ध्यान में रखा जाता है। अगला जवाब है और उसमें लिखा है कि साहब जो विधि है ये जिज्ञासात्मक है। तो ये जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं, चाहे वो बच्चा स्वतंत्र रहता है, चाहे बच्चा करके सीखता है, चाहे बच्चे की रुचि को ध्यान में रखा जाता है और चाहे जिज्ञासात्मक है, ये आपके सिद्धांत हैं जो बच्चों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इसलिए हमने इस विधि को नाम दिया है कि साहब ये तो बालक केंद्रित विधि है। तो पहला जवाब है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित विधि है। कौन से मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों पर है? थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम काम आ रहे हैं 3 और 5, 8 नियम है इसके। 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम। 5 गौण नियम किसको याद है आप में से? अरे वाह, आपको याद है। और किसको याद है? नहीं, डिस्कस नहीं करना, अभी हम आपसे पूछने वाले हैं। चलिए आप बताइए पहला कौन सा है? मेरी आपसे लड़ाई हो गई थी सबसे। रोज मुझे दुखी करते थे आप लोग, रोज परेशान करते थे। मैं सोचा था कि बदला तो लूंगा बेटा, छोड़ने वाला तो नहीं हूं। रोज मैं ऐसी प्लानिंग में रहता था कैसे बदला लूं, कैसे बदला लूं। तो एक दिन मुझे मौका मिला, हमारे दोनों जो साथी बैठे हैं ये क्या है, क्लास से बाहर चले गए थे। तो मैंने देखा कि ये दोनों क्लास से बाहर चले गए। तो मैं भी क्या कि पहले यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहा था, फिर मैं थोड़ा सा बोलता बोलता नीचे तक आ गया। मैं एक राउंड मैंने उधर लिया, एक राउंड उधर लिया, एक राउंड उधर लिया, एक राउंड पीछे भी मैंने लेकर देखा। आपने सोचा कि यार टीचर यहीं घूम घूम कर हमें पढ़ा रहा है। फाइनली मैंने क्या किया, उधर वाला गेट तुरंत मैंने बंद किया बाहर से और तुरंत इधर से आया। ये वाला गेट भी मैंने बाहर से बंद कर दिया और आवाज़ देकर गया कि अब आएगा मज़ा, ऐसे बोलकर गया। तो मुझे आपकी आवाज़ आई हंसने की, बोला है इसमें क्या मज़ा आएगा। तो भाई साहब मैं तो चला गया, लेकिन थोड़ी देर तक मुझे क्लास में कोई मूवमेंट नज़र नहीं आया। आप आराम से बैठे हुए थे, बातें बातें कर रहे थे, पढ़ने वाले पढ़ भी रहे थे, रील देखने वाले रील भी देख रहे थे, कोई चैटिंग करने वाला वो भी काम कर रहा था। थोड़ी देर के बाद में मुझे क्लास में हलचल नज़र आने लगी, आवाज़ आने लगी। गेट को बजाना आप लोगों ने स्टार्ट किया, कोई चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, कोई शोर मचा रहा था। दरअसल में ये पहला स्टेप है, जब हमें मालूम नहीं हो कि समस्या का समाधान कैसे करना है तब हम बहुत सारे प्रयास करते हैं और उसी को कहा जाता है बहु अनुक्रिया का नियम। जब आपको नहीं मालूम कि कौन सी अनुक्रिया करनी है, कौन सा काम करना है, तब आता है पहला बहु अनुक्रिया। आप बहु अनुक्रिया इसलिए कर रहे थे, आप आवाज़ इसलिए दे रहे थे, चिल्ला इसलिए रहे थे, शोर इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको बाहर निकलना था आपको, और जो काम आप करना चाहते हो स्वेच्छा से, उसको नाम दिया जाता है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। तो पहला हो गया है बहु अनुक्रिया, दूसरा हो गया अभिवृत्ति या फिर मनोवृत्ति का नियम। अब कहते हैं कि साहब हमें ये नहीं मालूम कि हमें कैसे बाहर निकलना है, तो अब आपको नहीं मालूम कि गेट कैसे खुलेगा, तो आप क्या करोगे, कई सारे कार्य करते हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उन कई सारे कार्यों को छोड़ दोगे और उन कार्यों को ज़्यादा करना प्रारंभ करोगे जिनसे आपके बाहर निकलने की संभावना ज़्यादा बनती है। जैसे कि हो सकता है गेट को बजाना, हो सकता है कि जो पीछे वाला जो गेट है वो आपका जो कुछ लगा है, फ्लैक्स वगैरह लगा है, उसको थोड़ा सा हटाकर वहाँ से आवाज़ देना। तो जो ये काम कर रहे हो आप, चिल्लाना ये सब की छोड़कर केवल इसको बजाना, केवल उसको बजाना, इसी को कहा जाता है तत्व प्रबलता का नियम। इसी को कह देते हैं आंशिक क्रिया का नियम। तो चाहे तत्व प्रबलता कहिएगा,
चाहे आंशिक क्रिया कहिएगा, थर्ड हो गया है। उसके बाद में आता है फोर्थ, और फोर्थ में जो आएगा हो सकता है इनमें से किसी एक काम से आपकी समस्या समाधान हो गई, किसी ने बाहर से आकर गेट खोल दिया, तो अब आप क्या करोगे, उन सारे कार्यों को भूल जाओगे और एक कार्य को याद रखोगे जिससे आपकी समस्या का समाधान हुआ। और जब आप केवल उसी को याद रखोगे वो कहलाता है आत्मीयकरण का नियम। क्या कहलाएगा? आत्मीयकरण का नियम। और आपकी लाइफ में यदि फिर दोबारा कोई ऐसी कंडीशन बनेगी और आप आपके पूर्व अनुभवों का इस्तेमाल करोगे, वही कहलाता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो कुल मिलाकर कितने नियम हुए? 5। सीक्वेंस में ही याद करना है। पहला होता है बहु अनुक्रिया, दूसरा होता है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति या मानसिक तत्परता भी कह सकते हो। थर्ड रहेगा आपका तत्व प्रबलता या आंशिक क्रिया। फोर्थ रहेगा आत्मीयकरण, और फिफ्थ रहेगा साहचर्य परिवर्तन। तो 3 और 5 8 मैं बार बार कह चुका हूं। नौकरी लगना है तो एक ही तरीका है, दूसरा तरीका है ही नहीं। जो टॉपिक पढ़ लिया वो आपकी उंगलियों पर होना चाहिए, यही तरीका है बस। ये कोई आपसे पूछे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, तो आपका एक ही जवाब है कि यदि आप उंगलियों पर जवाब दे सकते हो, कोई भी प्रश्न आए उसका, इसका मतलब आपकी पढ़ाई शानदार चल रही है। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब तैयारी ठीक से नहीं चल रही है। कॉपी की जरूरत नहीं होती, किताबों की जरूरत नहीं होती, पढ़ने वाला पढ़ जाता है। और एकलव्य इसका बहुत बड़ा उदाहरण था। एकलव्य से बड़ा कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं है। बिना टीचर के सीखा, बिना किसी की मदद से सीखा, केवल उसकी आस्था बड़ी सच्ची थी। और आप खुद सोच सकते हो कि जब कुत्ते के मुंह में उसे तीर मारे तो उन तीरों को देखकर अर्जुन का माथा खराब हो गया, द्रोणाचार्य का माथा खराब हो गया कि यार इस दुनिया में इतना बड़ा धनुर्धारी कौन है जिसने कुत्ते का मुख बंद कर दिया, लेकिन कुत्ते को तनिक भी चोट नहीं आई। तो भाई साहब वो जाकर उससे पूछते हैं कि तूने कैसे मुमकिन कर दिया ये? तो उसने केवल इतना सा कहा कि मेरी गुरु की कृपा और मेरे अभ्यास से पॉसिबल हुआ। अब सब सरप्राइज हुए कि तेरा गुरु कौन है, जरा दिखा एक बार। द्रोणाचार्य भी बड़ा लज्जित हो रहा था कि यार मेरे से बड़ा गुरु कौन आ गया है। अर्जुन का भी माथा खराब हो रहा था कि यार हम तो सोचते थे गुरु द्रोणाचार्य बड़ा गुरु है, इनसे भी बड़ा गुरु कौन आ गया। तो भाई उसे जाकर दिखाया तो मिट्टी का देवता वहां बैठा हुआ था। तो आप खुद सोचिए कि लगन यदि सच्ची होती है तो बहाने नहीं होते, और यदि बहाने नहीं है तो आप समझ सकते हो फिर मंजिल सामने होती है। इसलिए पढ़ाई कुछ भी करिएगा, चीज़ें उंगलियों पर होनी चाहिए। मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये, फिर भी मैंने पढ़ा है, दिल से पढ़ा है, तो मुझे याद है ना सीक्वेंस के साथ में। आपको नौकरी लगनी है तो आपके साथ भी क्या होना चाहिए? चीज़ें उंगलियों पर याद करिए। नहीं याद होता है, नहीं समझ में आता है, मुझे बोलो, लेकर चलूंगा साथ में आप लोगों को, घर ले चलूंगा मेरे में, करा दूंगा याद आप लोगों को बिठाकर साथ में। लेकिन कमजोरी, हाँ यार पक्का ही बोलता हूं मैं, कच्ची कहाँ बोलता हूं मैं, कच्ची कहाँ बोलता हूं, पक्की बोलता हूं। चलिए आगे चले, फिर आगे चले। नहीं मैं इस समय पर घर पे अकेला हूं, कोई नहीं है। काफी दिनों से अकेले चल रहे हैं यार। कम से कम आप चलोगे तो ये तो है कि 2-4 लोग बैठकर खाना तो बना लेंगे कम से कम, भूखे तो नहीं सोएंगे रात को रोज के रोज। क्या कह रहे दोस्त? क्या कह रहा था ये? चलेगा ये? हाँ तो ले चलूंगा पक्का। आज सोमन गाड़ी भी चेंज करके लाए, काफी सारे लोग आ सकते हैं उसमें। पहले वाली में 4-5 ही आते थे, 10, 12, 15 भर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी आ जाइए नेक्स्ट लाइन में। बस 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 2 सिद्धांत हो गए। पहले वाले सिद्धांत का नाम था मनोवैज्ञानिक है, दूसरे का आप लोगों ने लिखा कि बालक केंद्रित है। अब तीसरा जब देखोगे आप कि भाई ये कौन सा सिद्धांत है, तो ध्यान रखिएगा, और ये रहेगा निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। नेक्स्ट हो गया है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। आपको तो अच्छे से मालूम है, किलपैट्रिक डायरेक्टली कह रहा है कि भैया जी प्रायोजना से उद्देश्य पूर्ण होती है, ये जवाब उसने दिया है। तो हो गया है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। अगला जवाब हो गया है और उसमें लिखा है वास्तविक
नेक्स्ट है आपका वास्तविक जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। वास्तविक जीवन से संबद्धता का सिद्धांत, ये आपका जवाब है। इसका मतलब है भाई कोई ऐसा सिद्धांत है जिसमें वो कार्य दिए जाते हैं जिनका संबंध हमारे जीवन से होता है, इसलिए सिद्धांत आ गया है आपका वास्तविक जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। नेक्स्ट रहेगा और ये रहेगा सह संबंध का सिद्धांत। ये आपकी जो पिछली जो परीक्षा गई है उसमें ये वाला प्रश्न पूछा गया था कि भाई सह संबंध के सिद्धांत का अनुकरण कौन सी विधि करती है, तो आपका जवाब है प्रायोजना विधि। तो प्रायोजना में हम लोगों ने आंसर लिख दिया है सह संबंध का सिद्धांत। अगला जवाब रहेगा और नेक्स्ट लिखा है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत इसलिए क्योंकि इस विधि के द्वारा बालक की जो सभी क्षमताएं हैं उनके विकास पर बल दिया जाता है, इसलिए नाम हो गया है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। तो कुल मिलाकर ये वो सिद्धांत है जिनका प्रयोग इस विधि में किया जाता है। अब सवाल ये है कि हमें सिद्धांत भी मालूम है, हमें ये भी मालूम है कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, हमें ये भी मालूम है इसके सोपान कौन कौन से होते हैं, और हमें ये भी मालूम है कि भाई इसके बारे में कौन से विद्वान ने क्या कहा है। तो बस लास्ट में दो ही बातें बचती है, एक इसके गुण और दूसरे इसके अवगुण। गुण में दो चार गुण अच्छे वाले हैं, अवगुण में भी दो चार अवगुण अच्छे वाले हैं, और लगातार बदल बदल कर उनको ही प्रश्न में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट लाइन में हेडिंग बनाएंगे और उसमें लिखेंगे प्रायोजना विधि के गुण। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग बनाएंगे और उसमें लिखेंगे प्रायोजना विधि के गुण। प्रायोजना विधि के गुण। प्रायोजना विधि के गुण। और गुणों में अच्छे से मालूम है आपको, कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर है, पहले लिख चुके हो। सिद्धांत यदि आपने अभी पढ़े हैं वो याद है, दिमाग में रुके हुए हैं, काम आसान हो जाएगा। पहला हो गया है मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत, तो मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरे बालक को प्रमुखता दी है, इसलिए विधि कैसी हो जाएगी, बालक केंद्रित विधि हो जाएगी। तो मैं दोनों मिलाकर लिख रहा हूं और दोनों मिलाकर लिख दिया कि साहब यह है बालक केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक विधि है। यह बालक केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक विधि है। यह पहला जवाब है कि साहब यह बालक केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक विधि है। यह आपका पहला जवाब हो गया है, यह बालक केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा जवाब दिया है यह विज्ञान शिक्षण की, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो लिखवा रहा हूं सेकंड वाला। आपके मन में डाउट आए तो प्लीज पूछना जरूर एक बार कि मैंने क्यों लिखा है यह विज्ञान शिक्षण की उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रभावी विधि है। प्रभावी विधि है। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा इस वाली लाइन को। कोई आपको लग रहा है कि सर मेरे को थोड़ा डाउट है इस लाइन में, तो मेरी तरफ से पूरी इजाजत है आपको। कोई डाउट आ रहा हो कि सर आपने क्यों लिखवाया है विज्ञान शिक्षण लिखवाया, उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रभावी विधि है, कुछ डाउट आ रहा है मन में, तो ठीक है पूछ सकते हो आप लोग। नहीं आ रहा तो आपकी मर्जी, फिर आपकी। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ भी डाउट क्लियर है सारा। ये आपने ये नहीं पूछा कि अपर प्राइमरी लेवल क्यों, उच्च प्राथमिक क्यों, प्राथमिक क्यों नहीं?
है ना? प्राथमिक क्यों नहीं, उच्च प्राथमिक क्यों नहीं पूछोगे? अच्छा पूछोगे, मैं मतलब मुझसे क्या पूछना है ये भी मैं आपको बताऊंगा आपको मैं। भाई साहब कितने कमाल के व्यक्ति हो आप लोग, जोरदार लोग हो आप लोग। मतलब आपको पूछना क्या है ये भी बताना पड़ेगा कि ये पूछना है आप लोगों को। अपर प्राइमरी का मतलब होता है 6 to 8। आप मुझे बताइए, यदि 1 to 5th में इस विधि का प्रयोग करोगे तो यदि 1 to 5th में 5th वाला बच्चा तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट क्लास का बच्चा, सेकंड क्लास का बच्चा, थर्ड क्लास का बच्चा, ये आपको अच्छे से मालूम है, ना ये परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है, ना ये प्रायोजना का चयन कर सकता है, ना ये योजना बना सकता है, और ना ये योजना को लागू कर सकता है, ना मूल्यांकन कर सकता है, और ना ये लेखा जोखा रख सकता है। ये तो केवल इतना सा काम कर सकता है कि मम्मी पापा ने खाने पीने की चीज़ें कहाँ पर रखी हुई है, केवल उनको खोजने का काम कर सकता है। उससे ज़्यादा काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अपर प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी है, छोटी क्लास के बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। आपने कहा ठीक है सर, और क्या जवाब रहेगा? अगला जवाब हमने लिखा है और उसमें लिखा साहब, यह विधि बालकों को करके सीखने के अवसर प्रदान करती है। यह विधि बालकों को करके सीखने के अवसर प्रदान करती है, इसलिए अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। इसलिए अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। इसलिए अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। अब जब बच्चा खुद काम करेगा, बच्चा खुद एक्टिव रहेगा, तो बच्चा जो भी सीखेगा वो उसका नॉलेज कैसा रहेगा? स्थायी रहेगा। जल्दी से बच्चा ज्ञान को नहीं भूलेगा। इसलिए हमने कह दिया कि बच्चे को स्थायी अनुभवों की प्राप्ति इस विधि के द्वारा होती है। अब ये भी मालूम चला कि बच्चा स्थायी अनुभव सीखेगा। आपका मन में प्रश्न आएगा, सर कोई उदाहरण देकर बता दो। इसमें बच्चों को आपने दे दिया कि भाई एक्वेरियम बनाना है, पॉसिबल है। आपने बच्चों को बोल दिया आपको बगीचा तैयार करना है। आपको बता दिया कि साहब हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, जिसको रक्त परिसंचरण चक्र आपने बोला है, तो आप मुझे बताइए, यदि इस तरह का कोई काम बच्चों को करने को दोगे तो बच्चे को काम करने में मज़ा भी आएगा और बच्चा उस काम को जल्दी से भूलेगा भी नहीं। इसलिए एक्वेरियम, बगीचा लगाना, रक्त परिसंचरण तंत्र को बताना, और कोई फंक्शनिंग हो सकता है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, वो काम जब बच्चों को दोगे तो बच्चा जल्दी से उस काम को भूलेगा नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे, और अगला जो गुण है इसका, उसमें लिखा है इस विधि के द्वारा बालकों को शारीरिक कार्य भी करने के अवसर, शारीरिक कार्य करने के अवसर भी, या शारीरिक कार्य करने के अवसर दिए जाते हैं, जिससे वह परिश्रम का सम्मान करता है, जिससे वह परिश्रम का सम्मान करता है। बहुत कम लोग ऐसे, मुझे लग रहा है कि चेहरा देखकर लग रहा है आप लोगों का, मैक्सिमम जो लोग हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली गांव से जुड़े होंगे मेरे ख्याल से। हो या नहीं हो? नहीं हो? मैक्सिमम लोग है। अच्छा है, तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो हो सकता है अपने घर पर, अपने खेतों पर काम करते होंगे,
और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको घर पर खेत पर काम करने में शर्म महसूस होती होगी, होते होंगे, होते यार, मुझे पता है ना यार, मुझे पता है। कोई लड़का था जो किसी ने मिलने के लिए भेजा था, उसको बीएड के कुछ नोट्स वगैरह चाहिए थे, जो लेसन डायरी वगैरह होती है। तो जब उसका एडमिशन हुआ तो उसको वो नोट्स डायरी वायरी चाहिए थी, वो डायरी वगैरह मैंने दिलवा दी थी। फिर उसको एमएड किया था उसने। एमएड में रिसर्च पेपर होता है, जो उन्होंने किया होगा तो मालूम होगा, या किसी ने के घर में कोई कर रहा होगा तो मालूम होगा। तो उसमें डेजिटेशन लिखना होता है, तो उसमें उसको ज़रूरत थी मदद की, तो वो ज़रूरत भी मैंने उसको उस टाइम पर हेल्प किया। फिर उसका जब बीएड और एमएड दोनों कंप्लीट हो गया तो वो इंस्टीट्यूट में आया, तो उसका इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन में जो फ़ायदा हो सकता था वो फ़ायदा उसका करवाया। अब जब वो पढ़ने आता था तो उसका जो स्टाइल था, जीने का तरीका, वो थोड़ा सा हाई फाई लगा मेरे को। रहन सहन का तरीका लग जाता है मालूम, वो थोड़ा लगता था कि यार क्लास है, क्वालिटी है, कुछ अलग रहता है, बात करने का तरीका भी अलग है। चूँकि तब रोज़ मुलाकात होती थी, तो एक दिन मैंने पूछ लिया उससे, मैं कहा यार तू बड़ा हाई फाई बन के रहता है, क्या मामला है तेरा, ये घर वाले क्या करते हैं? तो उसने बोला कि कुछ नहीं भाई, खेती करते हैं, मम्मी खेती करती है, पापा खेती करते हैं। तो मैंने कहा घर में नौकरी कौन करता है? बोला कोई नौकरी नहीं करता है। तो मैं कहा भाई इतना क्या घर में बहुत सारा पैसा है क्या? कि नहीं गुरुजी बहुत सारा तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ही है। तो फिर मैं कहा तू ऐसे कैसे जीता है, रहता है? तो उसने जवाब दिया कि सर मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो मैं कहा यार पैसे की कोई कमी नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? घर में कोई खजाना भी गड़ा हुआ नहीं है, कोई अधिकारी नौकरी भी नहीं है, तेरे पास पैसे की कमी क्यों नहीं है? उसने कहा था साहब कि मैं किसी के घर गया था जब मेरी एज ना तो बहुत छोटी थी और ना बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो मैंने उसके घर में बहुत सारे पेड़ लगे हुए देखे थे, और उनमें से कुछ जो पेड़ थे वो पेड़ कटहल के पेड़ थे। किसके पेड़ थे? कटहल के पेड़ थे। तो भाई मुझे कटहल के पेड़ों के बारे में उनके घर पर मालूम चला, तो मैंने भी क्या किया, जब बरसात के दिन होते तो बोला हमारे गांव में भी पंचायत के माध्यम से पेड़ बांटे जाते थे। तो बोला जी कुछ पेड़ तो फ्री में मिल लिए, कुछ पेड़ जो थे 5-5 रुपए में दिए, और ऐसा करके मैंने 20-25 पेड़ इकट्ठे किए, और वो सारे के सारे पेड़ मैंने लाकर मेरे घर में लगा दिए। गांव में आज भी मैक्सिमम के जो घर है, जो अब नई जो बसावट हुई है, ये ज़्यादातर लोग खेतों पर जाकर रहना स्टार्ट कर दिया है, क्यों वहाँ स्पेस काफ़ी होता है, गांव में जगह कम होती है। तो कहते हैं सब खेत पर हमने घर बनाया, सारे पेड़ वहाँ पर लगा दिए। साहब मज़ा आता था काम करने में। तो कह रहा कि खूब सारा पानी वानी उनको दिया, पानी देने के बाद में वो पेड़ बड़े हुए। कहते हैं कि साहब साल में एक पेड़ कटहल का लाखों रुपए का बैठता है, 1000 का नहीं बैठता है, लाखों रुपए का बैठता है। और आप सोचिए जिसने 20-25 पेड़ लगा रखे हैं, तो साल में यार मेरे ख्याल से लाखों रुपए का तो टर्नओवर वो करता ही करता है। मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि यार ऐसे कैसे मुमकिन है। मैं उसके गांव में गया, मैंने उसका घर जाकर देखा, तो वाकई वहां पर 20-25 कटहल के पेड़ लगे थे, और कटहल के पेड़ पर कटहल ऐसे उगे हुए थे जैसे झाड़ पर बेर लगा करते हैं। तब मुझे समझ में आ गया कि जो लोग शारीरिक परिश्रम करता है, जो शारीरिक कार्य करता है, वो परिश्रम का सम्मान भी करना स्टार्ट कर देता है। मैं नहीं समझता कि वो जो लड़का था उसने परिश्रम जब किया होगा तो 100% उसके मन में शारीरिक कार्यों के प्रति सम्मान रहा होगा, और जिस जिस व्यक्ति ने उसको देखा होगा काम करते हुए और उनके परिणाम जिसने देखे होंगे, वो 100% वो व्यक्ति भी परिश्रम का सम्मान करता है। इसलिए इस विधि में भी बच्चों को शारीरिक काम करवाए जाते हैं जिससे बालक शारीरिक कार्यों का सम्मान करे। उदाहरण के लिए आप सब लोगों को कई बार, कम से कम एक बार तो स्कूल में काम दिया होगा, कचरा साफ करने का, कागज उठाने का, डस्टबिन में सामान डालने का। वो क्यों करवाया आपको? ताकि आपके अंदर भी जो परिश्रम है उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके। दूसरा जवाब दिया है, यह विधि बालकों में
यह विधि बालकों में सामाजिक, कॉमा करके लिखा है, लोकतांत्रिक गुणों का विकास करती है। ये आपका जवाब हो गया है। सामाजिक इसलिए करते भाई, उसका कारण है, कटहल के पेड़ से याद आया तो अपने तो इंस्टीट्यूट में भी एक दोस्त है, उसके घर पे भी मैंने कटहल के पेड़ देखे हैं। क्या नाम था? घनश्याम है, क्या नाम है जिसकी शादी हुई थी अभी? नहीं, घनश्याम, शायद घनश्याम था या कुछ नाम है। उसके भी घर पे जाके आए थे शादी में भी, वहाँ के भी 15-20 पेड़ थे उसके भी। ये इसका घर तो यहीं था, लालसोट के पास में था, जस्ट लालसोट के पास में था कोई गाँव। चलिए, यह विधि बालकों में सामाजिक और लोकतांत्रिक गुणों का विकास करती है। सामाजिक इसलिए क्योंकि बच्चा समूह में काम करेगा, और लोकतांत्रिक इसलिए क्योंकि बच्चा स्वतंत्रता, समानता, इन सब गुणों को अपनाता है। इसलिए विधि बालकों में सामाजिक एवं लोकतांत्रिक गुणों का विकास करती है। अरे आवाज़ किस लिए? लक्ष्मी क्या हुआ? मैं लड़कियों को लक्ष्मी बोलता हूं भाई, आप लोगों को मैं महाराणा प्रताप और बाहुबली बोलता हूं भाई, है ना? बाहुबली। और बाहुबलियों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया बेटा। बाहुबली पर तो कितने बोले ना, वैसे नहीं बोल रहे थे। हाँ भाई, बाहुबली हो गए। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे विधि के अवगुण। विधि के अवगुण, विधि के अवगुण। अवगुण बहुत जोरदार है इस विधि के, और उसमें पहला ही मैंने अवगुण लिखा है, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। उच्च कक्षाओं के लिए, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस विधि में, तो आपने जवाब लिखा कि भाई उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बड़ी क्लास का बच्चा शारीरिक कार्य कम करता है और मानसिक कार्य ज़्यादा करता है। दूसरा जवाब लिखा है, यह विधि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल विधि नहीं है। इसका जवाब कोई दे सकता है कि क्यों नहीं है? यह विधि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है भाई? कोई कारण बता सकता है इसका? बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब है ये। और क्यों नहीं है? क्योंकि विधि में समय एवं संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है। समय एवं संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है। ये इसका कारण है कि समय एवं संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है। ये इसका जवाब हो गया है। विधि में समय भी ज़्यादा लगता है, संसाधन भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमने कह दिया है कि इस विधि में या इस विधि का प्रयोग हमारे यहाँ पर प्रभावी रूप से नहीं किया जा सकता। क्यों भाई? क्योंकि समय का भी इश्यू रहता है और साधनों का इश्यू भी रहता है। आपको मालूम है भाई साहब, स्कूलों का बुरा हाल है आज की तारीख में भी। बोर्ड नहीं है स्कूलों में, चौक नहीं होते लिखने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है,
माथा खराब तो तब हुआ मेरा जानकर जब मैंने देखा कि स्कूल में पानी के टैंक खोद रखे हैं और वो पानी के टैंक जो खोदे वो ढक्कन भी कईयों में नहीं था, कपड़े से कोई टाट की बोरी वगैरह से उसको ढक के रखा। और टैंक भी कहाँ खुदा है, तो पेड़ के नीचे। तो वो पेड़ वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि पानी ठंडा रहता है इसलिए खोद दिया उसको वहाँ पर। लेकिन आप खुद सोचिए, पेड़ पर पंछी बैठे होते हैं और मल्टी विटामिन्स नीचे आते हैं, और सच कह रहा हूँ मैं, उस मल्टी विटामिन्स को फिर पानी में पीते हैं। और जिस बच्चे को भेजते हैं भरने के लिए, वो लड़का बच्चा जो जाता है वो पानी को ऐसे झाड़ झाड़ के भर के लाता है जैसे वो विटामिन्स ऊपर ही तैर रहे होंगे, अंदर नहीं गए होंगे वो। तो ऐसे हालात में आप कह रहे हो कि प्रायोजना विधि से पढ़ाइए, बड़ा मुमकिन है। मैं तो भाई साहब ताज्जुब हुआ जब जयपुर में बात कर रहा हूँ, ऐसे स्कूल देखे जहाँ पर आज की तारीख में, जयपुर की बात कर रहा हूँ, गाँव की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर आज की तारीख में भी स्कूलों में लाइट नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है लाइट का। एक केवल होल्डर लगा हुआ है, और वो एक होल्डर लगा हुआ है स्कूल के बीच में, जिसमें केवल होल्डर लगा हुआ है, उसमें बल्ब भी उसमें नहीं है। तो मैं तो दिमाग खराब हो गया मेरे को कि ये चांद की बात कर रहे हैं कि चांद पर जाएंगे, सूर्य पर जाएंगे, फलाना जाएंगे, और स्कूलों के हालात ऐसे हैं, कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट लिखा है, और उसमें लिखा कि साहब इस विधि का प्रयोग कक्षीय शिक्षण के दौरान, कक्षीय शिक्षण के दौरान करना कठिन होता है, करना कठिन होता है, क्योंकि यह विधि करके सीखने पर आधारित है, करके सीखने पर आधारित है, जो बालक स्वयं करता है, जो बालक स्वयं करता है। इसका मतलब है कि भाई स्व अध्ययन की विधि तो ठीक है ये, लेकिन पढ़ाने की विधि ठीक नहीं है। इस विधि में बच्चा काम करता है तो काम तो वो खुद कर सकता है, टीचर बच्चों को नहीं सिखाएगा कि आपको काम कैसे करना है। इसलिए विधि का प्रयोग कक्षा में सिखाने के लिए करना कठिन होता है, क्योंकि यह विधि क्रियात्मक होती है, बच्चे को खुद काम करना होता है, ना कि इसको सिखाने के लिए काम में लिया जाता है। अगला जवाब है, प्रायोजना का चयन करना भी, या प्रायोजना शिक्षकों के लिए भी जटिल विधि है, जटिल विधि है, क्योंकि प्रायोजना पर आधारित पुस्तकों का अभाव होता है, प्रायोजना पर आधारित पुस्तकों का अभाव होता है, प्रायोजना पर आधारित पुस्तकों का अभाव होता है, जिससे इनके चयन में कठिनाई आती है। मतलब हमारे टीचरों के लिए भी आसान विधि नहीं है, मुश्किल विधि है। किताबें नहीं होती इस विधि की, किताबें नहीं होती तो इनका चयन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमने जवाब दे दिया है कि जो हमारे टीचर होंगे उन टीचरों के लिए ये जटिल विधि है, कठिन विधि है, ये हमने आपको आंसर के रूप में रखा है। कुल मिलाकर देखें तो बड़ी शानदार विधि है ये। अवगुण अपनी जगह पर हो सकते हैं, लेकिन गुण बड़े कमाल के हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए।
बस एक बात जरूर है कि साधन हमारे पास कम होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इस विधि को कठिन माना जाता है। अब एक लास्ट लाइन में नोट करके लिख देना, चाहे आप ब्रैकेट में लिख देना, और वो केवल इतना सा लाइन लिखनी है कि साहब यह विधि, नोट जरूर डालना, यह विधि बालकों में, नोट करके ही लिखना है, वैसे मत लिखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग से लिखवा रहा हूं। यह विधि बालकों में सृजनात्मकता का पोषण करती है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि यह विधि बालकों में सृजनात्मक गुणों का विकास करती है, ये इसका मतलब हो गया है। तो ये अलग से लिखवाया है, इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, अलग से पूछा है कि वह विधि कौन सी है जो बालकों में सृजनात्मकता के गुणों का विकास करती है। तो आपका जवाब क्या रहेगा? आपने आंसर दिया है और वो विधि रहेगी प्रायोजना विधि। भाई बड़ी विधि थी ये, आगमन से भी बड़ी थी ये, समय भी काफ़ी लगा इस विधि को कंप्लीट करवाने में। लिखा या नहीं लिखा आप लोगों ने? लिख लिया है। आप में से किसे सारी विधि याद है? ये वाली टोटल याद है शुरू से लेके लास्ट तक? मैं प्रश्न पूछूं तो जवाब गलत नहीं देगा बिल्कुल भी। है किसी को याद? की कॉन्फिडेंस की मुझे याद है, ये कंप्लीटली याद है। पहले परिचय था, परिचय में केवल यही था कि प्रयोजनवाद से इसका जन्म हुआ, जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है। शिक्षा के क्षेत्र में इसको किलपैट्रिक लेकर आया। विधि का विकास अमेरिका से माना जाता है। उसके बाद में मैंने कहा कि भाई इसके सोपान होते 6 होते हैं। 4 विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है। किलपैट्रिक की पुस्तक में इसका विवरण है जिसका नाम था द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड, किताब का नाम था। 4 प्रकार बताए थे किलपैट्रिक ने, 3 प्रकार बताए थे थॉमस रिस्क के द्वारा, और बाकी इसके सिद्धांत बनते हैं, और सिद्धांत के बाद में बनते हैं इसके गुण एवं दोष। ये इस विधि को आपने पढ़ा है। इसके बाद में जो विज्ञान में विधि काम आती है वो विधि है आपकी अनुसंधान विधि। बड़ी महत्वपूर्ण विधि है, कई बार इस विधि को परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अगली जो विधि रहेगी उस विधि का नाम है अनुसंधान विधि। और ये जो अनुसंधान विधि है इसके बारे में अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं बड़े कॉमन टाइप के प्रश्न पूछे हैं। और वो कॉमन जो प्रश्न है ये कौन कौन से बनते हैं? तो सबसे पहला जो हमारा जवाब है वो तो यही है कि साहब अनुसंधान विधि को इंग्लिश में ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। तो ब्रैकेट में आप भी इसके नाम लिख देना, और वो रहेगा ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड इसको कहा जाता है। पहला ही प्रश्न यहीं से बन जाता है कि भाई ये जो मेथड है इसको आपने कहा है ह्यूरिस्टिक मेथड, और प्रश्न केवल ये पूछा गया है कि ये जो ह्यूरिस्टिक शब्द है आपका अंग्रेजी का, ये ग्रीक भाषा के एक शब्द से बना है, और वो जो ग्रीक भाषा का शब्द है वो क्या रहेगा? तो ग्रीक भाषा के जिस शब्द से मिलकर बना है वो शब्द आपका है ह्यूरिस्को। ये शब्द है आपका ह्यूरिस्को, आपने कहा है। क्लियर सी बात है। अनुसंधान कहा है हिंदी में, अंग्रेजी में कहा है ह्यूरिस्टिक। और ये जो ह्यूरिस्टिक शब्द है आपका ये ग्रीक भाषा के एक शब्द से बना है जिसका नाम है ह्यूरिस्को। और ये जो ह्यूरिस्को शब्द है, इस ह्यूरिस्को शब्द को आप लोगों ने अंग्रेजी में एक नाम दिया है, और वो नाम रहेगा आई फाइंड आउट। ये इसका आपने इंग्लिश में नाम बता दिया है। और ये जो आई फाइंड आउट अंग्रेजी का शब्द है इसे आप लोगों ने हिंदी में एक नाम दिया, और वो नाम रहेगा मैंने खोजा या मैंने खोज लिया। ये आपका इसका मीनिंग बताया है। या तो आप कह सकते हो कि मैंने खोजा, और या कहोगे मैंने खोज लिया। तो कई दफ़ा तो केवल इतना ही पूछा गया है
कि साहब ये जो ह्यूरिस्टिक शब्द है ये कौन सी भाषा के शब्द से बना है, तो आपका जवाब रहेगा ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। कई दफ़ा ये भी आपसे पूछ रखा है कि ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से बना है, तो जवाब है ह्यूरिस्को शब्द से बना है। और ये जो ह्यूरिस्को शब्द है इसका मीनिंग क्या रहेगा, तो इंग्लिश में आपने जवाब दिया है आई फाइंड आउट, और हिंदी में कहा मैंने खोजा या मैंने खोज लिया। अब इसको कैसे ह्यूरिस्को कहा, तो कहते कि साहब यूनान में आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट है, इसका नाम तो आप सारे जानते हो, तो ये जो आर्किमिडीज नामक जो वैज्ञानिक है ये काफ़ी दिनों से अपने घर में ही बंद रहकर किसी प्रयोग में लगा हुआ था, और कहते कि साहब बहुत लंबा समय इसको घर में पैक हुए हो गया था, लेकिन जिस दिन इसका प्रयोग सफल हुआ तो ये अपने घर से बाहर निकला और केवल एक ही शब्द को बार बार चिल्ला रहा था, और वो शब्द था ह्यूरिस्को ह्यूरिस्को। अभी जो ह्यूरिस्को शब्द है, जैसे हमारे यहाँ तो क्या कहते हैं मैं जीत गया, मैं सफल हो गया, मैं कामयाब हो गया, लेकिन वो शब्द कह रहा था ह्यूरिस्को ह्यूरिस्को। और ये जो ह्यूरिस्को शब्द है इसका यूनानी भाषा में अर्थ होता है मैंने खोज लिया, मैंने देख लिया, मैंने पा लिया, मैंने प्राप्त कर लिया। यही कारण है इस विधि का नाम क्या पड़ जाता है, ह्यूरिस्टिक मेथड। और ह्यूरिस्टिक अंग्रेजी में कहा और ग्रीक में तो आज भी क्या कहते हैं, ह्यूरिस्को मेथड। तो पहला जवाब है अनुसंधान विधि है, अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक जो है ग्रीक भाषा के शब्द से बना है जिसका नाम है ह्यूरिस्को। ह्यूरिस्को इंग्लिश में कहा आई फाइंड आउट, और हिंदी में कह रहे मैंने खोज लिया या मैंने खोजा। अभी जो मेथड है आपका, जिसको आप लोगों ने नाम दिया है ह्यूरिस्टिक मेथड, ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, इस मेथड के साथ में एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, ये व्यक्ति है आपकी हेनरी एडमंड आर्मस्ट्रॉन्ग, ये व्यक्ति का नाम है। और क्या नाम दिया आप लोगों ने, इसको नाम दिया है हेनरी एडमंड आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसको आज तक आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा है। और वो कुछ इस प्रकार से पढ़ा था आप लोगों ने, ये आपने कुछ इस तरह से पढ़ा था कि भाई ये हेनरी एडमंड आर्मस्ट्रॉन्ग। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये कौन है ये, तो याद रखिएगा यही वो व्यक्ति है जिसको इस विधि का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। तो दो बातें आपने मुख्यतः पढ़ी है, पहला इसका अर्थ, दूसरा कौन सी भाषा का शब्द है, तीसरा जवाब है कि इसका अर्थ क्या होता है, और चौथा जवाब इस विधि का जनक किसे माना जाता है, ये आपने जवाब दिया है। अब आप लोगों के केबीएस की परीक्षा में एक प्रश्न आया था, और वो प्रश्न क्या पूछा गया था, हिंदी में नाम दे रखा था कि अनुमानी जो विधि है, इस अनुमानी विधि का जनक किसे माना जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, अनुमानी विधि का जनक किसे माना जाता है। जिन लोगों ने उस पेपर को देखा उनका माथा खराब हो गया, और माथा क्यों खराब हुआ, क्योंकि अनुमानी विधि जैसा शब्द कोई आता ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इंग्लिश में देख लिया तो इंग्लिश में लिखा हुआ था ह्यूरिस्टिक मेथड, और हिंदी में क्या लिखा हुआ था, अनुमानी विधि। इसका मतलब है कि जो आपकी ह्यूरिस्टिक मेथड है इसको हिंदी में क्या नाम भी दिया जाता है, तो जवाब है आपका अनुमानी विधि भी। तो जो अनुमानी विधि है वही ह्यूरिस्टिक मेथड है, और जो ह्यूरिस्टिक मेथड है उसी को कहा जाता है अनुमानी विधि। तो नेक्स्ट लाइन में आप हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे अनुसंधान विधि। नेक्स्ट लाइन में जवाब रहेगा, और उसको लिखा हम लोगों ने अनुसंधान विधि। ये जवाब है आपका अनुसंधान विधि। ये जवाब है अनुसंधान विधि। और ये जो अनुसंधान जो विधि है आपकी, इसमें हमने सबसे पहले लिखा है अनुसंधान को अंग्रेजी में, या अनुसंधान विधि को
अंग्रेजी में ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। HEURSTIC लिखा है मैंने, रिपीट कर रहा हूं, HEURSTIC ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से मिलकर बना है। भाई ह्यूरिस्को में मैंने लिखा है HEURSCIO, ये मैंने ह्यूरिस्को लिखा है। मुझे मालूम है कि आपको स्पेलिंग आती है, मैंने ऐसे लिख दिया है, ह्यूरिस्को लिखा है, HEURSCIO ह्यूरिस्को शब्द से बना है, जिसका अर्थ आई फाइंड आउट, जिसका अर्थ आई फाइंड आउट हिंदी में आपने कहा है मैंने खोजा या मैंने खोज लिया, ये इसका मीनिंग होता है। मैंने खोजा या फिर मैंने खोज लिया होता है। ये भाई आपने इसका केवल मीनिंग बताया है, इसका अर्थ बताया है कि आखिर हम कहते किसे, इसका मीनिंग क्या रहेगा। नेक्स्ट लाइन में लिखना है, इस विधि को अनुमानी विधि भी कहा जाता है। इस विधि को अनुमानी विधि भी कहा जाता है। अनुमानी विधि भी कहा जाता है, जिसका जनक हेनरी एडमंड आर्मस्ट्रॉन्ग शॉर्ट में इसको कहते हैं HE आर्म स्ट्रॉन्ग, ये इसको शॉर्ट में कहते हैं HE आर्म स्ट्रॉन्ग। आपने भी इसको ज़्यादातर शॉर्ट में ही देखा होगा, HE आर्म स्ट्रॉन्ग ही देखा होगा आप लोगों ने। HE आर्म स्ट्रॉन्ग, जिसका जनक हेनरी एडमंड आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है। इस विधि के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें मैक्सिमम तो आपने यहीं पर लिख दिया है। मैक्सिमम जो प्रश्न है वो यहीं से पूछे जाते हैं, इन्हीं में से पूछे जाते हैं। मैक्सिमम जो आते हैं, मैं कहूँ कि यदि 80% से ज़्यादा प्रश्न है तो वो यहीं से पूछे जाते हैं जो आपने लिखे हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं मैं वो अभी आपको बताऊंगा जब एक बार हम ये लिख लेंगे। ह्यूरिस्को आपने इससे कहा है, हिंदी में कह रहे हो मैंने खोजा, मैंने खोज लिया। इंग्लिश में कह रहे हैं कि आई फाइंड आउट, कह रहे हैं कि अनुमानी विधि है और इसके जनक किसे माना जाता है,
तो जवाब है एच ई आर्म स्ट्रॉन्ग को माना जाता है। अब इस विधि के बारे में एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट बड़ा फेमस है। आप चाहो तो मैं स्टेटमेंट बता दूं तो व्यक्ति का नाम आप बता देना, या मैं व्यक्ति का नाम बता दूं तो आप स्टेटमेंट बता देना। बोलो क्या ठीक रहेगा? एक आप बताने का प्रयास करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बताना ही है आपको, बस प्रयास करना, क्या पता जवाब सही लग जाए। तो मैं स्टेटमेंट बताऊं तो व्यक्ति का नाम आप बता दोगे। चलिए, इस विधि के बारे में पहला तो प्रश्न आया था, ये जो कोटेशन बोल रहा हूं उसके बारे में पूछा था कि ये कोटेशन कौन सी विधि के बारे में है। तो कोटेशन तो इसी के बारे में है। कोटेशन क्या था? अच्छा शिक्षण वह है जिसमें टीचर बच्चों को कम से कम बताए लेकिन उन्हें ज्यादा से ज्यादा खोजने के अवसर प्रदान करे। ये स्टेटमेंट किसका है? ये रिपीट करूं दोबारा से। अच्छा शिक्षण वह है जिसमें बच्चों को कम से कम बताया जाए बल्कि ज्यादा से ज्यादा खोजने के अवसर देने चाहिए। ये कोटेशन किसका है? ये जवाब आया भी कहीं से? अरे वाह! ये मुझे लग रहा है शायद, मेरे ख्याल से जब आपने शिक्षण पढ़ा था तो उसमें लिखा थोड़ी था कॉपी में, शायद। देखो ना एक बार, मैथ्स की कॉपी लाए हो क्या आज? देखो ना एक बार, नहीं लिखा? चलो फिर तो अब आज लिखवा ही रहे आपको। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे इस विधि के संदर्भ में। नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है इस विधि के संदर्भ में, इस विधि के संदर्भ में हर्बर्ट स्पेंसर का, हर्बर्ट स्पेंसर का यह कथन, हर्बर्ट स्पेंसर का, हर्बर्ट स्पेंसर का यह कथन महत्वपूर्ण है, यह कथन महत्वपूर्ण है। यह कथन महत्वपूर्ण है। अब कोटेशन क्या था? तो भाई इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख रहे हैं अच्छा शिक्षण वह है, अच्छा शिक्षण वह है जिसमें बालकों को कम से कम बताया जाए, जिसमें बालकों को कम से कम, जिसमें बालकों को कम से कम बताया जाए बल्कि ज्यादा से ज्यादा, बल्कि ज्यादा से ज्यादा खोजने या जानने के, खोजने या जानने के अवसर प्रदान किए जाए। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है भाई ये, तो आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर इसके आगे इंपॉर्टेंट जरूर मेंशन कर देना, क्योंकि ये परीक्षा में आया हुआ है। ये नाम भी पूछा गया है, किसने कहा है ये, तो इसको थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमा में करके इंपॉर्टेंट मेंशन कर देना, क्योंकि कोटेशन का कोटेशन भी है और परीक्षा में आया भी हुआ है। तो विधि के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर का यही कथन है कि अच्छा शिक्षण वह है जिसमें बालकों को कम से कम बताया जाए बल्कि बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा खोजने के अवसर प्रदान किए जाए। उस विधि को कहा जाता है हर्बर्ट स्पेंसर के विचार, और जिस विधि के बारे में दिए हैं उस विधि को आपने नाम दिया है अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि का ही दूसरा नाम है और वो नाम रहेगा अनुमानी विधि। कई बार इसको खोज विधि भी कहा जाता है और कई बार इसको कहते हैं अन्वेषणात्मक विधि कहा जाता है,
लेकिन अन्वेषणात्मक उपागम नहीं है। अन्वेषणात्मक उपागम जिस व्यक्ति ने दिया है उस व्यक्ति का नाम था जेरोम ब्रूनर। ये लिखा गया भाई, आप लोगों ने लिखा या नहीं लिखा? आगे चले एक बार। पता नहीं मुझे थोड़ा सा आप लोगों को देखकर ऐसा क्यों लगता है, लगता क्या लग रहा है, वो तो कल भी लग रहा था, तो लगता है नहीं बोलूँगा, लग रहा है थोड़ा सा शिक्षण विधियों को आप लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हो। ये मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है ये। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जो है इसके बारे में मैं वही आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि प्योरली 100% थ्योरिकल चीज़ें है ये। यदि इसमें कहीं से भी कोई स्टोरी आ जाती, कोई घटना इसमें आ जाती जो शायद आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, तो मैं ज़रूर उनको बताता आप लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है, थ्योरिकल सब्जेक्ट है और इसको पढ़ाया भी कैसे जाता है, इसी तरह से पढ़ा जा सकता है। अब मैं ज़बरदस्ती इसमें कॉमेडी करूँगा तो मुझे पता है कि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे तो हरगिज अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मेरा एक ही उदाहरण हमेशा रहता है कि हर कड़वी चीज़ खराब हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे कड़वी दवाई एंटीबायोटिक्स होती है। और आपको अच्छे से मालूम है बीमारियां ठीक नहीं होती है यदि मेडिसिन के साथ में एंटीबायोटिक ना दी जाए। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों तक, बड़े व्यक्तियों तक, चाहे चोट लग जाए, चाहे जुकाम लग जाए, चाहे बुखार लग जाए, वहाँ एंटीबायोटिक डॉक्टर सबसे पहले प्रीफर करता है। यही कारण है कि जब हमारी तबीयत खराब होती है और हम मेडिकल वाले के पास जाते हैं तो मेडिकल वाले की दवाई से हमारी तबीयत ठीक नहीं होती। उसका कारण है क्योंकि मेडिकल वाले को नहीं पता कि कौन से सीज़न में कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये पार्ट जो है आपका, मैं तो कहूँगा कि इम्पोर्टेंट तो है ये। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बात, इसके लिए अच्छी किताबें नहीं मिलती है। आप आराम से ढूंढ लेना, ढूंढने के बाद में आप देखोगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। दूसरा जवाब है कि ये नहीं पता होता कि क्या इनमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मैं हर उस चीज़ को आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। बस मुझे जो कमी नज़र आई आप लोगों में वो ये है कि पढ़ते समय जो एक एंथुएज्म बोलते हैं, जिसको कहते हैं कि पढ़ते समय एक एक्टिवनेस जो अंदर होनी चाहिए, वो बिल्कुल कम नज़र आती है। आप ऐसे बैठे रहते हो कि ठीक है यार, हमें पता है कि हमें जाना है, जाने के बाद में क्लास में लिखना है, टीचर जो लिखाएगा वो लिख लेंगे, ना कोई प्रश्न आता है, ना कोई क्वेरीज आती है, ना कुछ बोलते हो बीच में, बस ऐसे बैठे हो जैसे कोई मजबूरी हो बहुत बड़ी। तो मैं तो इतना ही कहूँगा दोस्त, पढ़ाई मजबूरी थोड़ी होती है, कोई मजबूरी है क्या? आप इसको मजबूरी मत बनने दीजिए इसको, और ऐसे निष्क्रिय भी मत बैठिए। मुझे लगना चाहिए कि हाँ यार आप सीख रहे हो, मुझे लगना चाहिए कि आप समझ रहे हो, मुझे लगना चाहिए कि आपको मज़ा आ रहा है। सारी की सबकी आंखें इतनी छोटी छोटी आंखें हो रखी है, मैंने चश्मों में भी घुस के देख लिया आप लोगों के, वहाँ पर भी आंखें इतनी छोटी छोटी नज़र आ रही है। इसका मतलब है सब बेटाओं को नींद आ रही है। बात सही है गलत बात है? मैक्सिमम का यही हाल है ये, तो ऐसा थोड़ी होता है भाई। अच्छा, तो दूसरी बात, मैं इसमें छोड़ भी नहीं रहा यार, कुछ भी मैं मिस भी नहीं कर रहा कुछ भी। हाँ जी, लक्ष्मी कुछ बोला था क्या? देखो, लक्ष्मण भी बोलते हैं और लक्ष्मी भी बोलती है। मैं बोलते हुए देखता भी हूं, और जब पूछता हूं ना कुछ बोला क्या ना, है ना, हरगिज नहीं, सवाल ही नहीं उठता। अड़ोसी पड़ोसी तो पूछो भाई क्या बोल रहे थे, बोला कुछ नहीं। और हालचाल कैसे आप लोगों के? बढ़िया है। तबीयत वगैरह ठीक है? और घर गृहस्थी कैसी चल रही है? हाँ जी, मैंने कहा कि घर और गृहस्थी कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है? खराब चल रही है? तो फिर कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है? खराब चल रही है?
टाइम पास हो रहा है? अरे वाह। कईयों ने दुखी मन से कहा मन के अंदर, अरे कहाँ है गुरुजी गृहस्थी अभी, है ना? तो वो मन की पीड़ा भी मेरे को यहां तक सुनाई देती थी। इसे कहते हैं 100% नेगेटिविटी कहते हैं इसको। आप में से ऐसा कोई नहीं है जिसका घर नहीं हो और जिसकी गृहस्थी नहीं हो। गृहस्थी नहीं है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की नहीं है, वो कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। उधर हमारे योगी जी का नहीं है, वो कहते हैं कि साहब हम तो अकेले झोला छाप निकल कर टांग कर निकल जाएंगे। लेकिन आप में से ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि मेरे घर भी नहीं है और मेरी गृहस्थी भी नहीं है। इसलिए टॉपिक को थोड़ा सा पॉजिटिवली लिया करिए। मैं तो यही पूछा कि भाई घर गृहस्थी कैसी है, तबीयत आपकी कैसी है, घर वाले सब लोग कैसे, मजे में है या नहीं है? अच्छा, अच्छे हैं। चलिए वापस आइए एक बार। और सबसे मजेदार बात यह है जो मैंने आप लोगों को ऑब्जर्व किया है, 100% कह सकता हूं, बड़े ही बोरियत किस्म के इंसान हो आप लोग। ये सब पर लागू होता है। ये एक आध को छोड़ दिया जाए तो, एक हमारा दोस्त पता नहीं कहाँ चला गया, वो यहाँ बैठता था, वो जरूर मुस्कुराता रहता था। वो कल मैंने पूछा भी था उसे, तू कहाँ चला गया? बोला गुरुजी पीछे बैठना स्टार्ट कर दिया मैंने कहा क्यों? बोला आप डिस्टर्ब होते हो इसलिए। कहाँ चला गया? है क्या कहीं आज वो? नहीं आया शायद वो आज। तो वो जरूर है जो हंसता मुस्कुराता रहता है, वो यहीं बैठता है पहली लाइन में। तो बाकी सारे के सारे ऐसे बैठे हो जैसे किसी ने जबरदस्ती बिठा दिया है आप लोगों को। चलिए वापस आ जाइए अभी, और अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैं अनुसंधान विधि के बारे में, इनके गुणों के बारे में बता रहा हूं। 5 या 6 गुण हैं जो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहली बात तो ये कि अनुसंधान विधि बड़ी कक्षाओं की विधि है, छोटी कक्षाओं की विधि नहीं है। क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है खोज करने का काम बड़ी कक्षाओं में ही किया जा सकता है, छोटी कक्षाओं में ये काम किया नहीं जा सकता। दूसरा जवाब है कि सब मनोवैज्ञानिक विधि है, और मनोवैज्ञानिक से भी ज्यादा कह दीजिएगा कि वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इस विधि की जो प्रकृति है ये वैज्ञानिक मानी जाती है। तो पहला जवाब है बड़ी कक्षाओं की विधि है। दूसरा जवाब है वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसका काम करने का तरीका वैज्ञानिक ही होता है। थर्ड जवाब है, और उसमें हमने क्लियरली लिखा है कि सब एक ऐसी विधि जिसके द्वारा बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है नजरिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ किसी भी बालक के व्यावसायिक गुणों के विकास में, रिपीट कर रहा हूं, व्यावसायिक गुणों के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। अब आपने कहा सर व्यावसायिक गुण किसे कहते हैं, कौन से होंगे व्यावसायिक गुण? भाई व्यावसायिक गुण का मतलब होता है कि व्यक्ति को रोजगार दिलाती है, ये व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि का कारण बनती है। अब आपने कहा सर कैसे, तो आपने जो सुना हो तो मुझे जरूर बता देना, जानते हो तो भी मुझे जरूर बता देना, क्योंकि उसके बाद में खबर गायब हो गई थी अखबारों से। कोरोना काल में कोई रील बना रहा था, कोई कच्चे बादाम पर नाच रहा था, ये आपको ध्यान होगा, और वो कच्चे बादाम पर नाचने वाले भैया स्टार बन गए आज की तारीख में, मालूम है आपको? हाँ जी, हाँ। तो उसी समय पर दौसा जिले का कोई लड़का था, 9th क्लास का बच्चा, और उस लड़के ने एक ड्रोन बनाया। ड्रोन शब्द थोड़ा छोटा है, एक हेलीकॉप्टर बना दिया उस लड़के ने, और उसने कहा कि मैं इसको उड़ाकर भी दिखाऊंगा। उसने वीडियो बनाकर अपलोड भी किया। अब वो वीडियो बड़ा जबरदस्त वायरल हुआ। उसके बाद में कई कंपनियों के डायरेक्टर, सीईओ उस गांव में पहुंचते हैं, उस बच्चे के वीडियो को देखते हैं, उस बच्चे से कहते हैं कि भाई तू इसको दोबारा उड़ाकर दिखा। उस लड़के ने उस जहाज को जो उसने बनाया उसको बाकायदा उड़ाकर दिखाया, और कहते हैं कि साहब उसी समय कई कंपनियों ने उस बच्चे को गोद लिया, और यहाँ तक कहा कि इस बच्चे की एजुकेशन पर जितना भी खर्च होगा, ये बच्चा जितना भी पढ़ना चाहेगा, इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। इसी को कहा है व्यावसायिक गुणों का
विकास। मैं तीसरा जवाब देना चाहूँगा, जो तो पहले भी मैंने बता रखा है आप लोगों को। इमरान खान मेवाती का नाम तो बताया था मैंने आप लोगों को, वो भी टीचर ही था, उसने भी ऐप बना दी थी जिसको आपने देववाणी ऐप कहा है। आज उस ऐप से पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान संस्कृत सीखने का काम कर रहा है। आज एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इमरान खान को नहीं जानता। इसका मतलब है कि जब भी हम अनुसंधान करते हैं तो वह अनुसंधान हमारे व्यावसायिक विकास में भी सहायता होती है, हमारे व्यावसायिक गुणों का विकास करती है और हमारा आर्थिक विकास भी करती है। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं। हम सबसे पहले लिख रहे हैं अनुसंधान विधि के गुण, और उस गुण में पहला जो गुण है वो हम लिख रहे हैं, और उसमें लिखा साहब यह है, उच्च कक्षाओं के लिए, यह है उच्च कक्षाओं के लिए, यह उच्च कक्षाओं के लिए विज्ञान की श्रेष्ठ विधियों में से एक है। श्रेष्ठ विधियों में से एक है, ये आपका जवाब है। दूसरा जवाब दिया है, यह है मनोवैज्ञानिक, यह है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक के साथ में ही आपको लिखना है वैज्ञानिक, यह है मनोवैज्ञानिक, कॉमा करके वैज्ञानिक एवं बाल केंद्रित विधि है, ये आपने जवाब लिखा है। मनोवैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि है, बालक केंद्रित विधि है। नेक्स्ट जवाब दिया है, यह विधि बालकों में वैज्ञानिक अभिवृद्धि, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, अभिवृत्ति का मतलब होता है नजरिया, दृष्टिकोण, सोच कह सकते हो आप। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं व्यावसायिक गुणों का, व्यावसायिक गुणों का विकास करती है, ये आपका जवाब है। यह विधि बालकों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं व्यावसायिक गुणों का विकास करती है, ये हमने लिखा है। लिख लिया हो तो मुझे बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर कोई नहीं, आराम से लिख लेना, कोई पीछे रह रहा है तो जल्दबाजी नहीं करनी है। लिखने के बाद में भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आए, आप बिंदास होकर पूछना, क्योंकि समझी हुई चीज़ों को जल्दी से भूलते नहीं हैं, याद की हुई चीज़ों को भूल जाते हैं। क्लास में समझ कर जाओगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और क्लास में समझ कर नहीं जाओगे तो हर चीज़ को फिर याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये लिखा शायद आप लोगों ने, ये नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे और उसमें लिखिएगा, यह विधि बालकों की, यह विधि बालकों की मानसिक शक्तियों, यह विधि बालकों की मानसिक शक्तियों, मानसिक शक्तियों के विकास में, मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक होती है। ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे और उसमें लिखेंगे चिंतन, कॉमा करके तार्किकता, कॉमा करके लिखेंगे कल्पनाशीलता, कॉमा करके लिखेंगे निर्णयन,
कॉमा करके लिखेंगे विश्लेषण। ये सारे वो गुण हैं जिनको आप लोगों ने मानसिक गुण कहा है। नेक्स्ट लिखेंगे यह विधि प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मक बालकों के लिए उपयोगी है। यह विधि प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मक बालकों के लिए उपयोगी है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेंशन कर देना इसके आगे। परीक्षा में आया हुआ है ये कि सब कौन सी विधि प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मक बालकों के लिए उपयोगी है। तो वहाँ ऑप्शन दे रखा था आपका, और ऑप्शन में संश्लेषण विधि भी था, ऑप्शन में व्याख्यान विधि था, ऑप्शन में प्रदर्शन विधि था, और ऑप्शन में आपका अनुसंधान विधि था। तो आपका जवाब क्या रहेगा? अनुसंधान विधि। खोज करेगा तो कुछ नया निकाल कर लाएगा, और जब कोई भी काम आप नया करोगे तो आप समझ जाना कि आप में सृजनात्मकता आ रही है आपके अंदर। यही कारण है कि प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मक बालकों के लिए ये उपयोगी मानी गई है। तो आपने कहा यह विधि प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मक बालकों के लिए है या उनके लिए उपयोगी मानी जाती है, ये हमने लिखा है। और लास्ट जो लाइन है उसमें लिखेंगे यह विधि बालकों में स्वाध्ययन, भाई स्वाध्ययन मतलब सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं। यह विधि बालकों में स्वाध्ययन कौमा स्वपरीक्षण जैसे गुणों का विकास करती है। कई चीजें ऐसी होती है जिसको विज्ञान सही नहीं मानती है, लेकिन भाई देखो उनको सही तो मानना पड़ता है, क्योंकि तरीका होता है हर किसी का। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसको विज्ञान तो नहीं मानती है, आज भी नहीं मान रही है, लेकिन हम तो उसको वैज्ञानिक मानते हैं। आप मुझे बताइए, किसी को तबीयत खराब हुई, दवा ले रहा है, तबीयत ठीक हो रही है, ये वैज्ञानिक तरीका है? ये है या नहीं है? ये है ना भाई। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो बिना दवाई दिए आपकी तबीयत ठीक कर देता है, तो भाई साहब हम तो उसको भी वैज्ञानिक कहेंगे, क्योंकि फाइनली क्या पूछे जाते हैं? रिजल्ट पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछा जाता कि आप कैसे काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल उज्जैन में गए, कोई उज्जैन में आप लोग? उज्जैन नहीं गए हो? वेरी गुड। तो नहीं, हमारे दोस्त हैं पीछे हाथ खड़े किए उन्होंने, तो आपने भी किया है। उज्जैन का जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही मर्जी आए जिससे, मतलब कोई ऑटो वाला, कोई उबर वाला, कोई रिक्शे वाला, तांगे वाला, जो मर्जी आए उससे पूछो। और क्या पूछना है? केवल कि पथरी वाली माता का घर कहाँ पर है। क्या पूछना है? पथरी माता बोलते हैं उसको, कि पथरी माता का घर कहाँ पर है। तो वो रिक्शे वाला तुरंत बिठाकर, चाहे रिक्शा, टेम्पू, ऑटो जो भी है, जिससे भी पूछोगे वो तुरंत आपको स्टेशन से लेगा और एक महिला के घर जाकर छोड़ देगा, जिसका नाम क्या है? पथरी माता। अब वो पथरी माता के घर पर जब जाते हैं तो उसके घर के बाहर क्या देखते हैं? टूटा फूटा घर है, लेकिन भाई साहब जो लाइन देखोगे तो वो दुनिया भर की लंबी लाइन लगी हुई है। और करती क्या है वो? स्टोन आजकल तो नॉर्मल हो गया पेट में, हर किसी के होता है, मेरे भी होगा, आपका भी होगा। छोटा होता है तो पता नहीं चलता, बड़ा होता है तो भैया वो दर्द करना स्टार्ट कर देता है। वो महिला करती क्या है कि आपसे ये नहीं पूछेगी कि पथरी है या नहीं है, वो आपको लिटाएगी, और लिटाने के बाद में, अंधी है दिखता नहीं उसको, वो आपको लिटाएगी। लिटाने के बाद में अपनी जीभ से, अपनी टंग से आपके पेट के उस भाग पर अपनी जीभ को घुमाएगी जहाँ पर आपके पथरी है। उसको तो नहीं पता कि कहाँ पर है आपके, और अपनी जीभ से निकालकर आपके हाथ में रख देगी और आपसे कहेगी अब मजे होकर घर जाइए आराम से। अब देखिएगा, विज्ञान कहिएगा कुछ और कहिएगा, नहीं पता क्या है ये तो मुझे नहीं पता।
हंसे थे क्या? क्यों आए मुझे नहीं पता। अब विज्ञान की बात आई कि विज्ञान है या नहीं है, तो विज्ञान तो भाई ये है कि जब उसके पास जाओगे तब आपको पता है कि आपके पेट में स्टोन है, ये आपको पता है, आपको तभी तो गए हो आप उसके पास में। और ये भी कन्फर्म है कि पता कैसे चला, तो आपने कोई जांच तो करवाई होगी तो ही पता चलेगा। तो आप बताइए कितना बड़ा साइंस है ये कि जब उसके पास जाओगे तो वो रिपोर्ट अपने हाथ में लेकर जाओ और बंदी क्लियर बोलती है कि अब जाकर दोबारा रिपोर्ट करवाना, आपके रिपोर्ट में वो आएगी नहीं। अब ये कैसे झुटला सकते हैं, ये मैं नहीं मान रहा इस बात को। जब जाओगे तब चेक करवा कर जाना, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी जो लेकर जाओ वो लेकर जाना। और जब वहाँ से वापस आओगे और जब आपका पेट में आप अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी चेकअप करवाओगे, वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, मतलब हज़ारों रुपए का खर्च कर हज़ारों रुपए होते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए, हज़ारों रुपए का ऑपरेशन करवाने के बाद में, काफ़ी सारी पीड़ा उठाने के बाद में जो बाहर निकल रहा है वो कैसे निकाला जा सकता है? केवल इसी के द्वारा निकाला जा रहा है। कम से कम 50 लोगों को मैं भेज चुका हूँ और वो 50 न जाने कितने लोगों को भेज चुके हैं। इसका मतलब है, ये बात तो मानना पड़ेगा कि साहब यदि आप इस विधि को अपनाते हो तो 100% आपके अंदर एक गुण विकसित होता है। और उस गुण को क्या नाम दिया है? स्व अध्ययन। और दूसरा जवाब क्या दिया आप लोगों ने? तो जवाब रहेगा आपका स्व परीक्षण। और विधि कौन सी है आपकी? तो जवाब है आपका अनुसंधान विधि। गुण लिखने के बाद में नेक्स्ट लाइन पे चलिए और उसमें लिखेंगे अनुसंधान विधि के अवगुण। नेक्स्ट लिखेंगे और उसमें लिखा आप लोगों ने अनुसंधान विधि के अवगुण। अनुसंधान विधि के अवगुण। और गुण यदि याद है तो 100% अवगुण जो याद है वो आपका जवाब रहेगा। नेक्स्ट आपका जवाब है और इसमें पहला लिखा आप लोगों ने, यह विधि निम्न कक्षाओं के लिए, यह विधि निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। यह विधि निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। छोटे जो क्लास के बच्चे होंगे उनके लिए काम की विधि नहीं है, ये हमने जवाब दिया है। दूसरा जवाब लिखा है, कमजोर एवं मंदबुद्धि बालकों के लिए, कमजोर एवं मंदबुद्धि बालकों के लिए भी, बालकों के लिए भी उपयोगी नहीं है। आपको मालूम है कमजोर बच्चा विश्लेषण नहीं कर पाएगा, चिंतन नहीं कर पाएगा, समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने जवाब लिखा है कि जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी नहीं है। जो हाल आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले प्रायोजना में पढ़ा है वो यहाँ पर भी लागू होता है। और उसमें लिखा साहब, इस विधि में समय एवं संसाधन, इस विधि में समय एवं संसाधन, समय एवं संसाधन अधिक चाहिए, इसलिए महंगी, इसलिए महंगी एवं खर्चीली विधि है। इसलिए महंगी एवं खर्चीली विधि है। ये आपका जवाब है। महंगी भी है और खर्चीली भी है। ये नेक्स्ट लिखा है। नेक्स्ट लिखेंगे, इस विधि का प्रयोग, या डायरेक्टली लिख सकते हो कि इस विधि का प्रयोग सीमित प्रकरणों में ही
या सीमित प्रकरणों के शिक्षण में ही किया जा सकता है या किया जाता है। मतलब कम जो टॉपिक है, सीमित जो टॉपिक है, वही केवल पढ़ा सकते हैं। एक पॉइंट और है, बस खत्म हो जाएगा फिर ये। एक लाइन लास्ट लिख दीजिएगा, फिर को छोड़ेंगे नहीं फिर बात के लिए। लास्ट लाइन लिख दीजिएगा, और उसमें लिखा है आप लोगों ने, कहते साहब इस विधि के द्वारा शिक्षण कराने के लिए या इस विधि का शिक्षण कराने के लिए उच्च बौद्धिक क्षमता युक्त शिक्षकों की आवश्यकता होती है। और लास्ट पॉइंट है, इस विधि के द्वारा कक्षीय परिस्थितियों में शिक्षण कराना कठिन होता है। बस ये लास्ट पॉइंट हो गया भाई, लिख लिया आप लोगों ने। क्लासरूम में इस विधि का यूज करना ये जटिल माना जाता है, ये आपने जवाब लिखा है। और अभी समय आ गया है आपसे इजाजत लेने का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।